जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार तड़कता भड़कता ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। जिंदगी क्या है? खुद के साथ खुद का एक अज्ञात सफर। अभी देखिए, हम खुद को बेहतर जानते हैं, हमको ऐसा लगता है, लेकिन हर एक पल पे हमको यह समझ में आता है कि यार हम अपने आप को बेहतर नहीं जानते हैं। हमारा एक बेहतर वर्जन हमारा इंतजार कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस बेहतर वर्जन को निकालने के लिए कितनी मेहनत करते हो। आप खुद अपने आप को नहीं जानते बच्चों। आप एक बार मेहनत करके देखो, आप एक बार अपने आप को मेहनत के सांचे में ढाल करके देखो, फिर देखो आपका जो निखरा हुआ वर्जन निकलेगा ना, आप खुद कहोगे यार ये मैं था क्या। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला आप सभी के साथ। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन मंत्र है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या रहता है। ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था यानी कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए का वर्तमान आकार कितना है। यानी कि आपको एक सवाल दिया जा रहा है ब्रिक्स से। और ब्रिक्स क्यों न्यूज में है बच्चों? दो तीन वजह से न्यूज में है। पहले तो आप ये देखोगे कि 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है ना, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है? चेयरमैनशिप किसके पास है? ठीक है बच्चों, तो भारत के पास है। पहले तो ये देख लीजिए आप। और 1 जनवरी को बदली है, जिसकी वजह से अभी पूरा साल 31 दिसंबर 2026 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ही करेगा। और दूसरा एक न्यूज ये जा रही है कि अभी ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया और चाइना है, मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आज की डेट में। आज की डेट में वैसे तो सारे के सारे मेंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज वो रोल इंपॉर्टेंट इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि अभी यूएसए ने क्या किया है? वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है। और वेनेजुएला का जो दोस्त है, ये दोनों ही हैं, चाइना और रशिया वेनेजुएला के बेस्ट फ्रेंड हैं। अब रशिया और चाइना क्या करेंगे ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर हैं ये दोनों, क्या ये भारत पे दबाव डालेंगे कि आपको वेनेजुएला का साथ देना चाहिए? क्योंकि ब्रिक्स का चेयरमैनशिप किसके पास है? भारत के पास। तो डेफिनेटली फाइनल डिसीजन भारत के हाथ में ही होगा। भारत ही चेयर करेगा, भारत ही समिट को लीड करेगा, भारत ही लीडरशिप के रोल में रहेगा यहां पर। तो अभी भारत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का वादा किया था ब्रिक्स ने गरीब देशों को कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। जितने भी कमजोर देश थे उनको कहा गया था। लेकिन अभी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया गया है, तो ब्रिक्स की देखा जाए तो जिम्मेदारी तो खैर बनती ही है वेनेजुएला का साथ देने का। लेकिन अगर डिप्लोमेसी की बात करें, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें, तो भारत दोनों तरफ एक बैलेंस लेकर के चलेगा, क्योंकि यूएस को भी नाराज नहीं कर सकता। यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वेनेजुएला की तो खैर जरूरत ही है भारत को। तो वैसे में रशिया और चाइना और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही टिकी हुई है कि भारत आखिरकार क्या करता है। ये तो चलिए न्यूज में, और जो भी चीज न्यूज में रहती है ना, वो किसी ना किसी रूप में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहां पे देखिए सवाल किस चीज से रिलेटेड है। देखिए बच्चों, ब्रिक्स की एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरए। सीआरए क्या होता है एक बार पहले समझ लीजिए। सीआरए होता क्या है? सीआरए को 2014 में डिसाइड किया गया था। 2014 में डिसाइड किया गया था। यह कहा गया था कि यार देखो, हमें जब भी जरूरत पड़ती है, कितने मेंबर्स को? हम 10 मेंबर्स को जब भी जरूरत पड़ती है लोन वोन की, पैसे वैसे की, हमारी इकोनॉमी अगर खराब चल रही है, हमारा नुकसान चल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम सारे के सारे मेंबर मिल करके यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखें। कितना? 100 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखें, ताकि हमारे जो 10 मेंबर्स हैं उनको कभी भी जरूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी सहायता कर सकें। ऐसा सोचा गया था 2014 में, और 2015 में ये पूरा पूरा अप्लाई करवा दिया गया। यानी कि 100 जो बिलियन डॉलर है, इसका प्रावधान 2015 से शुरू हो गया। अब इसमें जो पैसे दिए जाते हैं ना, वो 5 देशों के द्वारा अभी तक दिए गए हैं। और 5 देशों में
आप सबसे पहले देखोगे जो चाइना है, ठीक है बच्चों, जो चाइना है उसके द्वारा 41% यानी कि 41 बिलियन दिया जाता है। उसके बाद भारत हो गया आपके पास, उसके बाद ब्राजील हो गया आपके पास, और भारत हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है। कितना होगा, ब्राजील, ब्राजील, रशिया, और उसके बाद रशिया भी आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। रशिया, रशिया, और फिर एक आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, याद रखना। तो चाइना कितना 41% दे रहा है, भारत, ब्राजील और रशिया तीनों मिलाकर के 18-18% दे रहे हैं, यानी कि तीनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, तो ये 5% दे रहा है। ये $100 बिलियन का जो अमाउंट है ना, ये 5 देश मिलकर के ही कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी मेंबर्स कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, तो $100 का जो अमाउंट है वो कमजोर पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इसलिए यहां पे डिसीजन लिया जा रहा है अभी ब्रिक्स के द्वारा कि नहीं यार, ये जो आपका CRA है ना, CRA है ना, इसको 100 से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो $100 बिलियन है ना, ठीक है, डॉलर है, इसको बढ़ा करके अब बढ़ा देना चाहिए। यानी कितना कर देना चाहिए अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसको बढ़ाने की जरूरत तो है। तो अभी डिबेट डिस्कशन चल रही है, किस बात पे चल रही है, वही आपका सवाल है कि ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था कंटिजेंट टू रिजर्व अरेंजमेंट CRA का वर्तमान आकार कितना है। वर्तमान आकार तो भैया USD 100 है, यानी कि 100 US डॉलर है, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा हमको अभी पता नहीं है। अच्छा बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, ठीक है। तो ब्रिक्स में अभी टोटल 10 मेंबर हैं, आप लोगों को पता होना, जिसमें कि 5 इसके पुराने मेंबर्स हैं, ठीक है। जिसमें ब्रिक्स में आप देखोगे ब्राजील देखोगे, ठीक है, ब्राजील देखोगे, रशिया देखोगे। ये इसका जो फुल फॉर्म है ना, इसका जो फुल फॉर्म है उसी में ही नाम छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आप ब्राजील देखोगे, आप रशिया देखोगे, रशिया देखोगे, आई से आप इंडिया देखोगे, ठीक है, सी से आप चाइना देखोगे, उसके बाद साउथ से आप साउथ अफ्रीका देखोगे। इसके बाद 5 और मेंबर जुड़े हैं और टोटल 9 मेंबर रह गए हैं। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, तो इंडोनेशिया अभी क्या है, ऑब्जर्विंग पार्टनर है, ठीक है, ऑब्जर्विंग पार्टनर है, फुल टाइम पार्टनर नहीं बना है, ठीक है, अभी फुल टाइम पार्टनर नहीं बना है, ये बात आप याद रख लेना। फुल टाइम मेंबर नहीं बना है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर पॉइंट, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। तो फिलहाल जो ये ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था है उसमें $100 बिलियन का अमाउंट रखा गया है ब्रिक्स नेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज देखते हैं, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। देखिए सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद मुश्ताक, बी विश्वनाथ सोमद्दर, प्रेम सिंह तमंग और ओम प्रकाश माथुर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि सिक्किम, ठीक है, जो सिक्किम है, सिक्किम है, सिक्किम, इसके चीफ जस्टिस, इसके चीफ जस्टिस, सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी नियुक्ति यहाँ पे की गई है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। और फिलहाल किसकी की गई है, तो मोहम्मद मुश्ताक जी की। क्या नाम है इनका, मोहम्मद मुश्ताक, याद रखना, मोहम्मद मुश्ताक जी की गई है, ठीक है, याद रखना, मोहम्मद मुश्ताक इनका नाम है। और इन्होंने शपथ लिया है, और किसके मौजूदगी में शपथ लिया है, या फिर सीएम आप कह सकते हो। सीएम की बात करें तो याद रखना प्रेम सिंह तमांग, क्या नाम है इनका, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है, याद रखना, क्लियर पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि सर ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि नियुक्ति की जाएगी। तो आर्टिकल हमारे संविधान का आर्टिकल 217 बताता है किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है, एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसमें 3 मेंबर होते हैं, कितने, इसमें 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो होता है आपके पास CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 जो मेंबर होते हैं ना वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। तो 3 मेंबर मिलकर के डिसाइड करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि भैया हम इस बंदे को चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड करते हैं, और फिर उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है कि हाँ भैया इस तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए मोहम्मद मुश्ताक जी को सिक्किम का चीफ जस्टिस बनाया गया है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला, ठीक है बच्चों, एक मिनट, कुछ तो समस्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए
कुछ आ गया होगा ऐसा ग्लिच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखते हैं भारत की शास्त्रीय भाषाओं पर 41 नई पुस्तकों का विमोचन कौन करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, धर्मेंद्र प्रधान और साहित्य अकादमी। अभी देखिए क्या किया जा रहा है, हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, शास्त्रीय भाषाएं हमारी कितनी हैं, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें बच्चों तो हमारे पास 11 है। कितनी? 11 भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं? तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं 11 है, 11 है। और इन्हीं शास्त्रीय भाषाओं में जो 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाओं का आप नाम याद रखना। ठीक है, तेलुगु नाम याद रखना। ठीक है, तेलुगु की बात कर रहे हैं हम लोग, कन्नड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, कन्नड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, मलयालम की बात कर ले हम लोग। ठीक है, मलयालम की बात कर ले हम लोग। ठीक है, उड़िया की बात कर ले हम लोग, उड़िया की बात कर ले। और इन 4 लैंग्वेजेस में ठीक है 41 किताबें, कितनी? 41 किताबें, यानी 41 पुस्तकें अभी पब्लिश की जा रही हैं। 41 पुस्तकें पब्लिश की जा रही हैं। किसके द्वारा की जा रही हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की जा रही है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है भाई साहब? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। क्लियर पॉइंट याद रखना, एजुकेशन मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो धर्मेंद्र प्रधान 11 किताबों का विमोचन करेंगे। और ये किताबें पब्लिश कौन कर रहा है, ये किताबें बना कौन रहा है, ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। क्योंकि देखो, विमोचन करना और लिखना और ये सब अलग बातें होती है। विमोचन करने का मतलब क्या होता है? अनाउंस करना, रिलीज करना, है ना। और लिखने की बात अलग होती है। तो लिखने वाले भी ऑथर अलग अलग होंगे, अलग अलग भाषा। और ये किताबें किस चीज पे होंगी, याद रखना, हमारी प्राचीन ग्रंथों के ऊपर होंगी। ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथों के ऊपर होंगे। और जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके ऊपर होंगी, सभ्यताएं हैं उनके ऊपर होंगी। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उनके ऊपर होगी। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कर रहा है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, क्या नाम है उनका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना, इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है ये 41 किताबें बना रहा है हमारी क्लासिकल भाषाओं में, हमारी शास्त्रीय भाषाओं में। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? हमारी 11 हैं। और इन 41 किताबों का विमोचन यानी कि रिलीज, लॉन्च कौन करेगा? तो धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। क्लियर बच्चों, तो अभी सवाल क्या था आपका? भारत की शास्त्रीय भाषाओं पर 41 नए पुस्तकों का विमोचन कौन करेगा? तो धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आपका धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोर्टेबल सी वाटर सैलिनेशन सिस्टम, यानी कि स्वदेश। ठीक है, याद रखना, क्या है ये? पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ये इजी टू कैरी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से इसको कंधे पे उठाओ और लेके चले जाओ। ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इजीली उठाओ और लेके चले जाओ। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्वदेश। इसका नाम क्या है? स्वदेश। नाम से ही समझ में आ रहा है हमारे देश का बनाया हुआ। और स्वदेश का फुल फॉर्म क्या होता है? सी वाटर। ठीक है, सी वाटर डिसैलिनेशन। क्या नाम है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम इसका नाम है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि खारे पानी को मीठे पानी में बदल देता है। याद रखना, क्लियर पॉइंट, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की क्षमता रखता है। हमारे डॉक्टर्स के हिसाब से अगर एनजीएल कितना आपके पास 3500 mgl अगर है तो वो पानी खारा होता है, पीने लायक नहीं है। यानी कि 35,000 बात करें, ठीक है, 35 ग्राम, ठीक है, याद रखना, 35 ग्राम अगर 1 लीटर में 35 ग्राम नमक है तो कैसे पियोगे? नहीं पी सकते ना। लेकिन हमारे सैनिकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, यार वो दूर दूर जा रहे हैं, समंदर में जा रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, बेचारे क्या करेंगे? पानी, शिप में कितना पानी लेकर के जाओगे आप? कितना, और पानी खराब हो जाएगा, कितने दिन तक पानी रखोगे? तो इस तरीके
इस तरीके के समय के लिए ये मशीन बनाई गई है कि जाओ आराम से भरो समंदर का पानी और इस डब्बे में डालो, और उस वक्त जब समंदर का पानी इसमें डाला जाता है उसमें तकरीबन 35 ग्राम नमक घुला होता है, 35 ग्राम नमक घुला होता है, और पीने वाला कितना होता है 500, ठीक है 500, यानी कि 500 मिलीग्राम, ठीक है पर लीटर में है, पर लीटर में है, ये 35,000 मिलीग्राम पर लीटर में है और ये 500 मिलीग्राम पर लीटर में है, यानी कि 0.5 ग्राम अगर 1 लीटर में होता है तो इसका मतलब क्या है, पीने योग्य है। और ये जो आपका इक्विपमेंट है, स्वदेश नाम का जो मशीन है, यही काम करता है, नमकीन पना हटा देता है, खारा पना हटा देता है, याद रखना आप लोग। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो ये खारा पना हटा दिया जाता है और फिर ये हमारी एयरफोर्स के द्वारा, हमारी आर्मी के द्वारा, जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, खाली खारा पानी अवेलेबल है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह इजिली उठाया जा सकता है। और एक और पॉइंट बच्चों याद रखना, ये जो है इसको सेटअप करने में केवल और केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं, यानी कि इसको कस दो और खोल वोल के पैकेट में भर दो और लेके जाओ, कस वस दो, जैसे हम लोग बक्सा वक्सा नहीं लेके जाते या बेड वेड कस देते हैं, वैसे इसको कस कुस दो, ठीक है, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो। तो किसने इसको बनाया है, आपका सवाल यही है। तो आप लोग ऑप्शंस में देख के बता सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, यानी कि DRDL। क्या नाम है इसका, DRDL, डिफेंस डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। लेकिन ये जो लेबोरेटरी बहुत जगह है, ये वाली कौन सी लेबोरेटरी है, तो जो जोधपुर में है, क्या, जो जोधपुर में है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, ये ने बनाया है स्वदेश नाम का ये इक्विपमेंट, जो कि पोर्टेबल है और खारे पानी को मीठे पानी में बदल देती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या आता है, इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है, अंडर मिशन मौसम वर डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। मिशन मौसम के अंतर्गत भारत के पहले 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए हैं। अभी देखिए ये होता क्या है, पहले तो ये देख लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, और वो भी 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड। अभी देखिए इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको बहुत ऐसे विजुअलाइज कराएगा कि सब कुछ आप देख ही रहे हो, मौसम जितना चेंज हो रहा है सब आपके सामने ही तो हो रहा है, इस तरीके से विजुअलाइज कराएगा, कम समय में आप एनालाइज कर सकते हो, मौसम के चेंजेस को देख सकते हो अगर ये 3D में है। आज भी आप देखो ना, आज भी आप जो लेंथ ब्रेथ हाइट वाला कौन सा फॉर्मूला होता था हमारा, मैथ में चलाते थे हम लोग, ठीक है, तो जो भी अगर हमें शेप इजी 3D में दिख जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि वाह कितना इजी था इसको समझाना। तो 3D प्रिंटेड इस तरीके से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जा रहे हैं, और अभी लगाया नहीं गया है, फरवरी में लगाया जाएगा, और फरवरी में सबसे पहले कहां, दिल्ली में लगाया जाएगा। उसके बाद 6 महीने का समय दिया जाएगा, 6 महीने का टाइम दिया गया है, कहां पे लगाने के लिए, तो चेन्नई में लगाने के लिए, मुंबई में लगाने के लिए, ठीक है बच्चों, मुंबई, चेन्नई और या कोलकाता में लगाने के लिए। और ये आगे चल के ये आपका 50 और इनिशियल स्टेज में 50, यानी शुरुआती दौर में 50 ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे और फाइनली 80 ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे, 80 ऐसे AWS बनाए जाएंगे। क्लियर पॉइंट। ये केंद्र सरकार ने इसके लिए 2024 से लेकर के 2026 के बीच में कितना, तो 2000 करोड़ रुपए का बजट, 2000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था। और ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक मिशन लॉन्च किया था, एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन मौसम, मिशन मौसम लॉन्च किया था, मिशन मौसम लॉन्च किया था। और इसी मिशन मौसम के तहत, इसी मिशन मौसम के तहत ये AWS को बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि सर किसने बनाया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, IITM पुणे। क्या है, IITM पुणे, IITM पुणे जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ पे।
याद रखिएगा। तो भारत का पहला ऐसा भारत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन बनाया जा रहा है और दिल्ली में फरवरी में बनाया जाएगा। क्लियर बच्चे? यहाँ पे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। विच जर्मन लीडर इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया ऑन जनवरी 12 एंड 13 2026? अभी देखिए जनवरी में, ठीक है, क्या है ये? अभी जनवरी में, ठीक है, ये महाशय जनवरी में, ठीक है बच्चों, जनवरी में 12 और 13 तारीख को, 12-13-2026 को कौन आने वाला है? ठीक है, जर्मनी के, ठीक है, कौन? जर्मनी के वाइस चांसलर, जर्मनी के कौन? वाइस चांसलर। अभी देखिए वहां पे जो पीएम होता है ना उसको चांसलर बोलते हैं, जो डेप्यूटी पीएम होता है उसको वाइस चांसलर बोलते हैं, ठीक है। वाइस चांसलर यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपको बताना है कि वो कौन है, ठीक है। उर्सुला वॉन दे लेयन, एंटोनियो कोस्टा एंड फ्रेडरिक मर्ज। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज नाम है, ठीक है। फ्रेडरिक मर्ज जो है भाई साहब, वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं भारत में। और जब भारत में आएंगे तो अलग अलग प्रकार की डील लेकर के आएंगे, अलग अलग प्रकार का यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्लियर अपॉन यहाँ पे याद रखना। तो ये आप देखोगे कि इनका विजिट बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए हो जाता है क्योंकि जर्मनी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी रहे हैं। या जर्मनी की अगर बात कर लेते हैं, जर्मनी के साथ बहुत सारे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट आप देखना, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, क्या नाम है इसकी? इंडस्ट्री 4.0 की भी शुरुआत की जाएगी एग्रीमेंट में। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोर्थ वर्जन। क्या? फोर्थ वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है भाई साहब? अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्जन चल रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा एआई का रोल है, सबसे ज्यादा एआई का रोल है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का रोल है। इन सबको प्रमोशन देने के लिए भारत में बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग जर्मनी के साथ बहुत सारे हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे हम लोग डिफेंस को लेकर के बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे कि हम लोग अपने हथियार बेचते हैं, एक दूसरे को हथियार सेल करते हैं, हथियार परचेज करते हैं। ये सारी सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देने वाली है, ठीक है। अभी आप देखना, एक नेवी की एक्सरसाइज होती है मैरी टाइम, क्या नाम है इसका? मैरी टाइम पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। आप लोगों ने इसको शॉर्ट में, ठीक है, मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपी एक्सरसाइज के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, एमपी एक्सरसाइज के नाम से आप लोगों ने इसको सुना होगा। और एक और एक्सरसाइज आप लोग याद रखना, तरंग शक्ति, ठीक है, याद रखना तरंग शक्ति। एक और एक्सरसाइज आप लोग याद रखना, तरंग, ठीक है बच्चों, तरंग तरंग शक्ति एक और एक्सरसाइज है। ये तमाम तरीके के हम लोग एग्रीमेंट जर्मनी के साथ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज बन जाती है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मर्ज। अच्छा, एक और चीज, यूरोपियन यूनियन के भी दो लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। पहला आप देखोगे उर्सुला वॉन देर लियन, दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे एंटोनियो कोस्टा, दूसरा आप देखोगे। और ये यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, और ये 26 जनवरी 2026 को भारत में आ रहे हैं चीफ गेस्ट बनकर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज क्या आती है। Which type of visa has been introduced by India for Chinese nationals to facilitate business and investment related activities? अभी देखिए पॉइंट क्या है बच्चों के, चाइना के साथ हमारे रिलेशन 2020 में जो गलवान का जो क्राइसिस हुए थे उसके बाद खराब हो चुके थे, लेकिन और उसके बाद ही हमने चाइना के साथ सारे के सारे रिलेशनशिप खत्म कर दिए थे, सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। लेकिन अभी जैसे ही यूएसए ने हम पे सैंक्शन लगाया, चाइना पे सैंक्शन लगाया, तो इंडिया और चाइना कुछ टाइम के लिए एक हो गया था ताकि यूएस का जवाब दिया जा सके। तो यहाँ चाइना में भी बिजनेस के रास्ते खोल दिए गए थे भारत के लिए, और भारत भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो इसी पॉइंट में, इसी एक्टिविटी के दौरान
एक वीजा दिया जा रहा है भारत में, ठीक है, किसको? चाइनीज नागरिकों को। उस वीजा का नाम क्या है? ई टूरिस्ट वीजा नहीं, ई मेडिकल वीजा नहीं, ई कॉन्फ्रेंस वीजा नहीं, ई बी फॉर बिजनेस वीजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, ई बी फॉर बिजनेस वीजा, ई बी फॉर बिजनेस वीजा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अब इसमें क्या किया जाएगा? अब इसमें चाइना के जो नागरिक हैं, इसमें जो चीन के नागरिक हैं, इसमें जो चीन के नागरिक हैं उन्हें वीजा दिया जाएगा। चीन के नागरिक हैं, ठीक है, उन्हें वीजा दिया जाएगा। और कौन सा? ई वीजा दिया जाएगा, ई वीजा दिया जाएगा, यानी कि चीन के नागरिकों को यहां आने की जरूरत नहीं है, वहां पे बैठे बैठे ही वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा के तहत कितने समय के लिए? तो केवल 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मतलब आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यहाँ पे आओगे, ये प्रॉपर व्यवसायिक तरीके से आपको ये वीजा दिया जा रहा है। तो ये एक प्योर वीजा होगा, ये एक प्योर वीजा होगा, याद रखना, प्योर वीजा या प्योर डिफाइंड वीजा होगा। ये एक प्योर डिफाइंड वीजा होगा। प्योर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जिसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर दी जा चुकी है कि भाई साहब आप बिजनेस धंधा करने के लिए आओ तो आओ, बाकी एक्टिविटी यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो व्यवसाय एवं निवेश से संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए भारत ने चीनी नागरिकों के लिए किस प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो ई बी फोर बिजनेस वीजा शुरू किया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रेल लाइब्रेरी फॉर पर्संस विद विजुअल इंपेयरमेंट वाज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? अभी देखिए, ब्रेल लिपि होती क्या है? जब दृष्टि नहीं होती किसी की, मतलब आंखें नहीं है किसी व्यक्ति की, तो ऐसी एक किताब बनाई जाती है जिसमें अक्षर उभरे होते हैं। जैसे पेज होता है ना, पेज के नीचे से ऐसे खुदाई खुदाई उभरे होते हैं, तो ऐसे ऐसे देख देख के वो पढ़ाई कर लेते हैं, उनको हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं। और उसी ब्रेल लिपि के ऊपर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, याद रखना, ठीक है। तो लखनऊ में, कहां पे? लखनऊ में एक अब इस ब्रेल लिपि यानी कि ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, याद रखना, ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन अभी किया गया है। क्लियर पॉइंट। और उद्घाटन करने वाले कौन है? आचार्य, कौन है? आचार्य संजय सिंह यहाँ पे आप देखना कि उद्घाटन करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और कौन है ये आचार्य संजय सिंह? तो वाइस चांसलर है, ठीक है, वाइस चांसलर हैं, ठीक है, याद रखना। और वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी के हैं? ये वाइस चांसलर उसी यूनिवर्सिटी के हैं जिस यूनिवर्सिटी में इस ब्रेल लिपि वाली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, वही आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बनारस में है, मैंने पहले लखनऊ लिख दिया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, ये हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर देखते ही समझ में क्या आ जाना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन, ठीक है बच्चों, रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखना। इसका एक इसी कैंपस में एक स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है, याद रखना। और ये स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के अंदर ही ब्रेल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। क्या? ब्रेल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, यानी कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की लाइब्रेरी, जिसमें 4000 पुस्तकें रखी जाएंगी, 4000 पुस्तकें रखी जाएंगी। और ये पुस्तकें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे याद रखिएगा। ब्रेल लिपि कब हम बनाते हैं? ब्रेल डे हम लोग कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? याद रखना, ब्रेल दिवस हम लोग मनाते हैं
4 जनवरी को, ठीक है, जनवरी को। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल की याद में हम लोग मनाते हैं। और लुइस ब्रेल कौन थे? जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ताकि हमारे दृष्टिहीन जो स्टूडेंट्स हैं, दृष्टिहीन जो हमारे शिष्य हैं, वो पढ़ाई कर सकें, वो भी अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इसी तरीके के बेहतरीन सेशन के लिए आप हमारे चैनल तैयारी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा बच्चों। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।